frame of reference. हाँ जी, को बताएगा मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी को याद है कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अरे जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लाइक आप घर में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आप विंडो खोलते हो, बाहर देखते हो कोई कार मूव कर रही है, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी चेयर हो जाएगी, आपका घर हो जाएगा जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं. आप किसी कार में बैठे हुए हो, कार मूव कर रही है और आप कार से देख रहे हो कि ऑब्जर्वेशन ले रहे हो कि दूसरी कार किस स्पीड से जा रही है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कार हो जाएगी जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं. दैट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. In a very simple language, frame of reference is place of observation. इसकी जो exact technical definition होती है, that we have already discussed in kinematics. Kinematics हमने start किया था with the definition of frame of reference. तो वहाँ हम कुछ coordinate system, clock की term में define करते हैं, but in a very simple language, frame of reference is place of observation. अब आप frame of reference को दो categories में divide कर सकते हो. You can divide frame of reference into two categories. Your frame of reference could be inertial. You can have an inertial frame, or your frame of reference could be non-inertial. So आपके पास inertial frame भी हो सकता है, non-inertial frame हो सकता है, दो तरह के frames. Inertial frame का मतलब है ये वो frame है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में होगा या अर्थ के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में. तो जो भी फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या अर्थ के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में है उसे आप इनर्शियल कहेंगे. तो फ्रेम एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन with respect to earth. So जो भी फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका होगी कि दैट इज इनर्शियल फ्रेम. अब मुझे कुछ एग्जांपल्स बताना. जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो वो बिल्डिंग कैसा फ्रेम है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? अरे बोलना शुरू करो सब. आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हो दैट बिल्डिंग इज एन इनर्शियल फ्रेम और दैट बिल्डिंग इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम? किसी की आवाज नहीं आ रही. इनर्शियल होगा. इनर्शियल फ्रेम ना, अर्थ की रिस्पेक्ट में बिल्डिंग रेस्ट में है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम. एग्जांपल्स देखिएगा. आप एक बिल्डिंग ले लो अर्थ की रिस्पेक्ट में, दैट इज इनर्शियल फ्रेम. एक एग्जांपल और देखो, मैं आपसे कह रहा हूं एक कार है एंड दैट कार इज मूविंग विद से सर्टेन वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट. एक और एग्जांपल देखो, कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट at 10 किलोमीटर पर आवर. एक कार है जो ईस्ट के अलोंग जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. मुझे बताओगे ये कार कैसा फ्रेम है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? देखो अर्थ की रिस्पेक्ट में तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है. द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. So this is again an example of inertial frame. So when you have inertial frames, the Newton laws are valid. You can use Newton laws only in inertial frames. जब भी आपके पास inertial frames होंगे आप Newton's laws यूज कर सकते हैं. तो आप लिख सकते हो that Newton's laws are valid. Newton's laws are valid in inertial frame. So अब तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है लॉस ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, जो भी हमने सॉल्व किया वहां आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था. तो मानसी क्या लगता है, इफ योर ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड तो कौन सा फ्रेम है ऑब्जर्वर का, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? इनर्शियल. इनर्शियल. लाइक अब तक आपने जो कुछ भी किया है दैट इज फॉर इनर्शियल फ्रेम, बट अब चेंज हो सकता है. अब अगर जो फ्रेम है वो अर्थ की रिस्पेक्ट में एक्सिलरेट करना शुरू कर दे, फ्रेम accelerating
with respect to earth or rotating frames are non-inertial. तो अगर कुछ फ्रेम्स हैं जो अर्थ की रिस्पेक्ट में एक्सिलरेट कर रहे हैं या अर्थ की रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, दे आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. Here is examples. Like एक कार है, उसकी velocity continuously change हो रही है. If velocity is changing, that means your car is accelerating. तो आप कह सकते हो कि accelerating कार ले लो. अच्छा, कोई राइड बताना यार जो राइड रोटेट करती हो. कोई नाम बता दो किसी राइड का, किसी एम्यूजमेंट पार्क में आपने कोई राइड देखी हो जो रोटेट करती है. सर जायंट व्हील रोटेट करती है. जाइंट रोटेटर, क्या नाम है? सर जायंट व्हील. जाइंट व्हील रोटेट करती है. ये सब जगह होती है. हाँ सर, वो जो बड़ी वाली होती है ना, जो अरे वर्टिकली होती है. वो तुम में और मुझ में तो जनरेशन गैप आ चुका है ना. जो मैंने देखी होगी वो आपने नहीं देखी हो, जो आप देख रहे होंगे जाहिर सी बात है मैं जाके रोटेट तो नहीं कर रहा जाके. जाइंट व्हील सब जानते हैं ना बाकी लोग. मैं तो नहीं जानता लेकिन बाकी लोग सब जानते हैं इसे. देवेन, अक्षत, या सब जानते हैं. यस सर. सो अगर आप एक जाइंट व्हेल के ऊपर मैं आपको बिठा दूं और वो रोटेट कर रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो अगर आप उस पर बैठे हो, लाइक अगर दिव्यांशु एक जाइंट व्हेल के ऊपर बैठा हो, व्हेल सर व्हील व्हील. व्हील है. हाँ सर व्हील. जाइंट व्हील है. चलिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम. अच्छा हाँ, जाइंट व्हील तो पुरानी चीज है. मैंने कहा कुछ नया आया है मार्केट में, व्हेल व्हेल रोटेट कर रही नहीं है. सर, व्हील व्हील. अच्छा अच्छा अच्छा. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में खास ये है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉज यूज नहीं कर सकते. न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि अच्छा न्यूटन्स लॉज तो वैलिड ही नहीं आ रहे. हम न्यूटन्स लॉज से कैलकुलेशंस करेंगे एंड विल गेट रॉन्ग रिजल्ट्स एवरी टाइम. न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल. सो जो भी आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होंगे, उन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते. न्यूटन्स लॉज नहीं होंगे. सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरी गो राउंड भी आ सकता है? हाँ, मेरी गो राउंड भी आ सकता है. मेरी गो राउंड भी आ सकता है. सो न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. एक चीज और भी है. अगर आप, लेकिन मुझे अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है रोटेटिंग फ्रेम्स में, तो न्यूटन्स लॉज के अलावा तो मुझे कोई थ्योरी नहीं आती. ऐसे नहीं कि थ्योरीज है नहीं. लैग्रैंजियन मैकेनिक्स होती है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स होती है, व्हिच कैन वर्क इवन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, बट सिलेबस में नहीं होता. इन स्कूल सिलेबस वी डोंट स्टडी लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स. सो व्हाट वी डू इज वी यूज न्यूटन्स लॉज. वैलिड नहीं है फिर भी, बट अलोंग विद न्यूटन्स लॉज हम एक वर्चुअल फोर्स यूज कर लेते हैं, सूडो फोर्स. We use concept of pseudo force for using Newton's laws in non-inertial frame. So non-inertial frames में हम न्यूटन्स लॉज यूज करते हैं. न्यूटन्स लॉज को यूज करने के लिए सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ना व्हाट इज सूडो फोर्स, वी विल डू इट. अभी करेंगे सूडो फोर्स क्या होता है. बट सूडो फोर्स से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सूडो फोर्स की जरूरत किन फ्रेम्स में पड़ेगी, किस ऑब्जर्वर के लिए पड़ेगी. अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा हुआ है और वो किसी को भी देखे, वो जाइंट व्हील को रोटेट करता हुआ देखे, एक्सेलरेटिंग कार को देखे, मैरी को राउंड देखे, वो तो है, तो जहां खड़ा है वो उसका फ्रेम है. दैट ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज एन इनर्शियल फ्रेम. बट अगर उसी ऑब्जर्वर को मैं किसी रोटेटिंग फ्रेम में बिठा दूं या किसी कार में बिठा दूं जो कार एक्सेलरेट कर रही है, देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वर वुड बी नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे.
चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर बट ए इक्वल टू डीवी बाय dt या फिर ये सब तो यूज कर ही सकते हैं ना हाँ वेलोसिटी दोनों यूज कर केसेस में। सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज नहीं कर सकते, न्यूटन सेकंड लॉ यूज नहीं कर सकते। अक्षत क्लियर है नॉन इनर्शियल फ्रेम? Yes, sir. यस मानसी, वी कांट इवन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं एक एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा। वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड विल गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। वी विल सी इन वन एग्जांपल व्हाइल ओके सर। using equation of motion and non-inertial frames, we'll get wrong results. Okay, आप तो ऐसे लिखोगे। आप लिख लो तो प्लीज बताना। ओके, लिखा आप लोगों ने इतना? यस सर। यस यस सर। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा ऑब्जर्वर सूडो फोर्स एक्चुअल में एक्सपीरियंस करेगा। लेट्स सी, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखना चाहता हूँ कि आपको ऑब्जर्वर समझ में आया या नहीं आया जो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे मैंने आपसे कहा, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। दिस इज अ कार, this car is accelerating. This is observer O1 inside the car and this is observer O2 on the ground. So इसमें से बता सकते हो कौन सा ऑब्जर्वर है जो इनर्शियल फ्रेम में? सबिया जरा ट्राई करो, कौन सा ऑब्जर्वर है जो इनर्शियल फ्रेम में? सर O2 O2 ग्राउंड पर है, so O2 is in inertial frame. Observer O2 is in inertial frame. ऑब्जर्वर O1 जो होगा, O1 देखो एक्सिलरेटिंग फ्रेम में, तो O1 is in नॉन इनर्शियल फ्रेम।
O1 एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो O1 इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पहले तो जब आप कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो पहले आप ऑब्जर्वर ही देखोगे कि कौन सा ऑब्जर्वर है और कहाँ एक्ट कर रहा है। जब तक आप ऑब्जर्वर डिसाइड नहीं करेंगे तब तक नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक्सेलरेटिंग कार देखी और आपने लगा दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के सारे सूडो फोर्स वगैरह। आप पहले डिसाइड करोगे भाई ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है कहाँ। जहां ऑब्जर्वर है तो दैट फ्रेम इज इनर्शियल और दैट फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, पहली चीज। अब आप समझो, इसको लिख लो, फिर इसके बाद हम सूडो फोर्स स्टार्ट करते हैं। दैट व्हाट इज सूडो फोर्स, और प्रॉब्लम्स में आप सूडो फोर्स कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये वाला फिर से बता दो, लाइट चली गई थी। मैंने बस ये एग्जांपल दिया कि आपके पास एक कार है, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रही है। एक ऑब्जर्वर इस कार में बैठा है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। कौन सा ऑब्जर्वर इनर्शियल में है और कौन सा नॉन इनर्शियल? तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, इनर्शियल फ्रेम है ग्राउंड। एक्सेलरेटिंग कार के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक दिव्यांशु? यस सर। डन सर। ठीक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इनर्शियल हो गया, ग्राउंड हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, आप सीधा सूडो फोर्स पढ़ो। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका ऑब्जर्वर सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, कौन सा ऑब्जर्वर है जो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? लाइक किस ऑब्जर्वर की? सर O1। सर O1। O1। तो जब आप O1 की रिस्पेक्ट में इक्वेशंस लिखेंगे, देन यू विल कंसीडर सूडो फोर्सेस। नाउ व्हाट इज सूडो फोर्स और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इट्स अ फिक्शियस फोर्स है ना, वर्चुअल फोर्स that acts in, सर मतलब इमेजिनरी है ये? yes, that acts in non-inertial frame. ये एक वर्चुअल फोर्स है, फिक्शियस फोर्स है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करती है। आपको कोई, देखो, जब भी मैं कहूंगा कोई फोर्स है तो आप एजेंसी ढूंढ लोगे। मैं आपसे कहता हूँ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है बॉडी पर, तो आप कहोगे कहीं कोई कांटेक्ट हो रहा हो। मैं आपसे कहता हूँ टेंशन एक्ट कर रही है नोहा, तो कैसे डिसाइड करोगे कि टेंशन एक्ट कर रही है या नहीं कर रही? मैं आपसे कहता हूँ टेंशन एक्ट कर रही है बॉडी पर, तो कौन अप्लाई कर रहा होगा टेंशन? नोहा? नोहा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ टेंशन एक्ट कर रही है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, टेंशन कौन अप्लाई करता है? स्ट्रिंग, वायर अप्लाई करता है। तो आप ढूंढ लोगे कहीं वायर होगी, स्ट्रिंग होगी जो टेंशन अप्लाई करी। मैं कह रहा हूँ वेट एक्ट कर रहा है बॉडी पर, तो कौन एजेंसी होगा? अर्थ होगा, अर्थ अप्लाई कर रहा है वेट। लेकिन जब आप सूडो फोर्स देखोगे ना, आपको कोई एजेंसी नहीं मिलेगी, आपको कोई सोर्स नहीं मिलेगी जो सूडो फोर्स अप्लाई कर रही है। इस सेंस में ये वर्चुअल है, इसका इफेक्ट आपको दिखेगा लेकिन कोई एजेंसी नहीं है जिसने अप्लाई करी। ये सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल है, दैट्स इट। नो एजेंसी exist that can apply pseudo force. ठीक है नोहा? Yes, sir. ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो सूडो फोर्स अप्लाई करे। अच्छा, अब सूडो फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो यू हैव अ फ्रेम, दिस फ्रेम इज, लेट्स से दिस इज अ बस एंड दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और यहां मैंने बॉक्स रख दिया ऑफ मास है, और ये ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर O1 इस बॉक्स को देखेगा, बताओगे मुझे, जैसे एक कार है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार एक्सेलरेट कर रही है और उस कार में आपने छत के ऊपर, लाइक कार मान लो, बस मान लो, बस एक्सेलरेट कर रही है और वहां पर आपने एक बॉक्स रख दिया, क्या होता है? बॉक्स के साथ अपनी जगह रहता है या बैकवर्ड मूव करता है? मतलब दिस इज बैकवर्ड्स मूव कर। सिचुएशन Back. जो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। लाइक बस वाला केस ले लो, जो हमने इनर्शिया में डिस्कस किया था। इनर्शिया तो प्रॉपर्टी थी, मैंने वहां एक्सप्लेन नहीं किया था कि फोर्स कहां से आ रही है। फोर्स की टर्म्स में कभी भी इनर्शिया नहीं डिस्कस की। मैंने कहा पीछे गया, कोई एक फोर्स होगी जो लेके जाएगी, सो विल सी कि वो फोर्स क्या है। जैसे ही ये बस एक्सीलरेट करेगी और आप बस में बैठे हुए, यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट?
अगर एक कार है, that car is accelerating in the forward direction, you will experience a force which is in the backward direction, and that force is the pseudo force. आप ढूंढना शुरू करो। आप अगर कार में बैठे हो, लेट्स से ये कार है, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, आप ढूंढो फोर्स अप्लाई किसने करी। वेट होता, अगर बैकवर्ड अप्लाई कर रहा होता तो वेट तो नहीं हो सकता, वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये बैकवर्ड गया ना, अगर ये मास पे रखा हुआ, ये एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं बस ये ढूंढना चाह रहा हूं कि क्या कोई एजेंसी है जो बैकवर्ड मोशन में फोर्स अप्लाई कर सकती हो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ढूंढते हैं। हमने अब तक क्या क्या फोर्सेस पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है वेट, हमने पढ़ा है नॉर्मली एक्शन, हमने टेंशन पढ़ा है, और हमने फ्रिक्शन पढ़ा है। इन चार में से कोई एक फोर्स होनी चाहिए। तो देखो चारों में से कोई फोर्स नहीं है। वेट होता तो डाउनवर्ड्स एक्ट करता, नॉर्मली एक्शन होता ऊपर एक्ट करता, टेंशन होती तो स्ट्रिंग होती, यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है। फ्रिक्शन होता तो मोशन का अपोज करता, कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रही है। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं दिस इज अ वर्चुअल फोर्स। कोई एजेंसी नहीं है, फिर भी बॉडी पीछे जा रही है। तो न्यूटन्स लॉस के टर्म्स में कहते हैं एक फोर्स एक्ट कर रही है व्हिच इज अ सूडो फोर्स। दिस इज एफ सूडो व्हिच इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और सूडो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका यही होगा, इट्स मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। बॉडी का नहीं लेते, एक्सीलरेशन हम फ्रेम का लेते हैं, हम एक्सीलरेशन फ्रेम का लेते हैं। बस है, कार है, ट्रक है, जो भी मूव कर रहा है हम उस फ्रेम का एक्सीलरेशन लेते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो होगा सूडो फोर्स का इज ऑपोजिट to that of motion of body. Pseudo force का डायरेक्शन बॉडी नहीं सॉरी फ्रेम, जिस डायरेक्शन में भी आपका फ्रेम एक्सीलरेट करेगा उस डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करती है। सो इफ योर कार इज एक्सीलरेटिंग टू द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, तो यहाँ रखा हुआ बॉक्स ना धीरे धीरे पीछे होता चला जाएगा। कौन सी फोर्स उसे पीछे लेके जा रही है? दैट इज दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन इन ट्रेन्स। ट्रेन में होता है ना, आप लगेज ऊपर रख देते हो, ट्रेन जब स्टार्ट करती है तो ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आप देखते हो कि अच्छा जहां रखा था उससे थोड़ा सा पीछे चला जाता है। किसने पुश किया उस लगेज को? सबिया, आपने ट्रेन में लिया और एक बड़ा सा ब्रीफकेस ऊपर रख दिया। जैसी ट्रेन स्टार्ट करती है ब्रीफकेस पीछे चला जाता है थोड़ा सा। कौन पुश कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में? सर वर्चुअल फोर्स। वर्चुअल फोर्स। क्या नाम है उस वर्चुअल फोर्स का? सूडो फोर्स। सर सूडो फोर्स। अब कभी हम वर्चुअल वर्ड यूज नहीं करेंगे। इट्स अ वर्चुअल फोर्स बट इट्स नेम इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो से बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही है। ओके, देन सूडो फोर्स हो गया। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखो जिससे आप सूडो फोर्स कैलकुलेट करो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होता है। दिस इज एन ऑब्जर्वर हो, यही बॉक्स रखा है। द मास ऑफ द बॉक्स इज 10 kg, द एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मेरी हेल्प अक्षत करेगा। अक्षत मुझे बताओ बाबू, इस बॉक्स के ऊपर सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? Sir, opposite. Pseudo force on box. Opposite means right, left? Sir, left. Left जाएगी pseudo force. और अक्षत मैग्नीट्यूड क्या होगा pseudo force का? Sir, 10 into 5. Into 5. How much? 50 Newton, right? Yes, sir. So pseudo force of 50 Newton will act on the box. जिसकी वजह से ये बॉक्स धीरे धीरे पीछे चलता चला जाएगा। Fine. तो ऐसे आप सूडो फोर्स कैलकुलेट करें। अच्छा, अगर मैं एक ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर O1, दिस इज फॉर ऑब्जर्वर O1 ना। अच्छा, अगर वो आपसे कहे कि एक ऑब्जर्वर O2 ग्राउंड पर है, तो क्या ये ऑब्जर्वर O2 कोई सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्जर्व करेगा, सॉरी नॉट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो बॉक्स कर रहा है। क्या ऑब्जर्वर O1 ऑब्जर्व करेगा 10 kg बॉक्स के ऊपर कोई सूडो फोर्स? O1 करेगा बिकॉज O1 इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या O2 ऑब्जर्व करेगा कोई सूडो फोर्स ऑन 10 kg?
नहीं No, sir. करेगा सर। नहीं No, करेगा, sir. No, sir. क्योंकि O2 is in an inertial frame. Clear? चलो, सर बट O2 को विजिबल तो होगा ही। नहीं, आप एक बात को सोचो, अगर एक ट्रेन है, ठीक है, आप ग्राउंड पर खड़े हुए हो और ट्रेन पूरी ट्रांसपेरेंट है, आपको बॉक्स बॉक्स सब दिख रहा है, तो आपको वो बॉक्स पीछे जाता हुआ दिखेगा या ट्रेन के साथ आगे जाता हुआ दिखेगा? यस, ट्रेन के साथ आगे जाता हूँ आगे जाता, आपको पीछे तो दिख ही नहीं रहा। पीछे किसे कब दिखेगा आपको? जब आप ट्रेन में जाकर बैठ जाओगे, सबिया जहाँ बैठी होगी वहां जाके बैठ जाओगे, तो आपको दिखेगा ओके सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बैक, इन द ऑन द बॉक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। चलो करो। देखो हम फिर आएंगे इन टॉपिक्स पर, बस मैं एक बार 6 चैप्टर तक, 6 क्या 7 तक इस मंथ के एंड होते होते ना 6 तो कंप्लीट कर दूं, फिर हम दोबारा आएंगे इन टॉपिक्स पर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर न्यूटन जेई। तब मुझे ना ये कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, मतलब फिर आपको दिखेगा ओके जेई में और आपके स्कूल में डिफरेंस क्या है, कैसे मॉडिफाई करता है जेई के क्वेश्चंस को एज कंपेयर टू योर स्कूल एग्जाम्स। अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो समझो 20% एफर्ट्स आपके और रह गए। इसको लिखो, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो जाने चाहिए ना आपके अप टू द एंड ऑफ सितंबर की, आपके टिप्स के ऊपर हो। कोई आपसे सूडो फोर्स पूछे और आपसे कि अच्छा आसपास डे टू डे लाइफ में आप कहीं सूडो फोर्स दिखा सकते हो, तो आप एक बॉक्स रखो, उसको लात मारो और उसके ऊपर आप एक छोटा सा कैप रख दो, आप कहोगे कैप पीछे आ रहा है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स। फिर उसके अभी सिर्फ आपका स्कूल एग्जाम तक, एनसीईआरटी तक, फिर उसके बाद आप देखना फिर आपसे जेई प्रीवियस ईयर्स वगैरह कैसे होता है। अच्छा, आपको ब्रेन मैप्स मिल गए फॉर रिवीजन? Yes, sir. सो रिवीजन का तरीका यही है, कुछ बच्चों को मैं देख रहा था रिवाइज करते हुए, मेरी बात हुई थी, तो आप लोग ऐसे रिवाइज करते हो कि चैप्टर स्टार्ट करते हो, है ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया है, एक एक लाइन पढ़ोगे। तो अगर मुझे कंप्लीट करने में 30 आवर्स लग रहे हैं तो आपको रिवीजन में 10 आवर्स तो लग ही जाएंगे। ये सही मेथड नहीं है रिवाइज करने का। रिवाइज करने के लिए ब्रेन मैप्स दिए हुए हैं, एक बार में पूरा चैप्टर उससे हो जाता है, उसको देखो, बिल्कुल उस मैप को अपने ब्रेन में सेट कर लो और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं उन्हें करो, जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं आप उन्हें करो। नए क्वेश्चंस मत करना, एग्जाम टाइम में नए क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जहां आप अटक जाओ वहां फिर थ्योरी में जाकर देखो कि अच्छा ये आप भूल गए। बहुत कुछ होगा जो आपको लगेगा आप भूल गए, वहां जाइए, फिर दोबारा से जल्दी से देखो उस पोर्शन को, फिर न्यूमेरिकल पर आ जाओ, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ। कोई पॉइंट नहीं है, अगर आप वैसे ही करो जैसे आपने फर्स्ट टाइम करा तो फिर रिवीजन का होगा, उतना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। रिवीजन इज लाइक काइनेमेटिक्स, 3 आवर्स, दैट्स इट। 3 आवर्स में पूरा काइनेमेटिक्स हो जाना चाहिए। करके देखना ऐसे कभी, ब्रेन मैप लो, देखो उसे बिठा लो बिल्कुल सेट करके, फिर एक एक क्वेश्चन जो मैंने कराया उसे जल्दी जल्दी वर्कआउट करने की कोशिश करो रफ में, जहां अटक जाओ वहां देखो जाकर कि थ्योरी में आप क्या भूल रहे हो और उसको रेड कर देना, मींस वो पोर्शन आपका वीक। एंड प्लीज अक्टूबर से पहले 4, 5, 6 के आप जेई के क्वेश्चंस मत करिएगा, मैं भी आपको उस तरह से करा नहीं रहा, कहीं आप टेंशन में आ जाओ कि हो नहीं रहा। आफ्टर अक्टूबर आपसे सब होने लगेगा। 3rd 4th तक के आप कर सकते हो, उसके बाद 4th के बाद जो मैंने शुरू किया है 5, 6 उसमें नहीं होंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों से? क्योंकि ट्यूटोरियल में हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट पूरी एनसीईआरटी आपको कवर अप करा दें। हाँ जी, यस सर, होते भी नहीं भी होते हैं, मतलब सारे नहीं होते हैं। सर के कराने के बाद क्वेश्चंस होते हैं क्लियर? मानसी, नम्रा, सर Yes, सब sir. क्लियर हो जाते हैं। मतलब वो बहुत अच्छा तरीका है आपका एनसीईआरटी पूरी कर लेने का, कि जितना मैंने आपको एक वीक में करा दिया उससे रिलेटेड एनसीईआरटी या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो जाते हैं। वो लास्ट टाइम किया था तुम लोगों ने मंकी वाला क्वेश्चन लास्ट ट्यूटोरियल में, कि एक मंकी है स्ट्रिंग पर ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, कब
स्प्रिंग ब्रेक करेगी, हुआ था नहीं हुआ? अभी नो सर। नहीं हुआ? सर अगर ये वेडनेसडे वाली क्लास में होगा तो मैंने करी नहीं थी क्योंकि कल मेरा मैथ्स का एग्जाम था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सिर्फ ये सीखोगे कि अगर मैं विदाउट सूडो फोर्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम देन विल गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। तो आप ऐसे समझो से यू हैव अ बॉक्स, this box is going upwards with an acceleration a. So box या elevator मान लो, ठीक है, this is a lift elevator, it's going upwards with an acceleration a. और इस लिफ्ट में ना आपने एक मास रख दिया, या आप समझो लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखी है, वेइंग मशीन के ऊपर आपने मास रख दिया एंड यू हैव टू ऑब्जर्वर्स, वन इज इनसाइड द weighing machine inside the elevator, another is on the ground. So Sabia, which observer is on the inertial frame, O1 or O2? O1 is on the ground. O2 is moving with the elevator, it's accelerating with the elevator. Yes Sabia, which observer is in inertial frame? Sir, O1. O1 is in inertial frame, right? So मुझे calculate करना है, calculate first part, normal reaction, normal reaction on mass m on box for observer O1 and O2, दोनों के लिए आपको सॉल्व करना है, एक ही पार्ट है इसमें. सो लेट्स सॉल्व दिस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1. सो अगर मैं ऑब्जर्वर O1 के लिए इसे सॉल्व कर रहा हूं फॉर O1, सो देवन अगर O1 के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या कोई सूडो फोर्स इन्वॉल्व? Then if I am solving this problem, नहीं कोई सूडो फोर्स नहीं होगी because O1 is an inertial frame. तो O1 कौन कौन सी फोर्सेस ऑब्जर्व करेगा? नोहा, नोहा बताओ मुझे प्लीज, O1 जब M को देखेगा तो कौन कौन सी फोर्सेस ऑब्जर्व करेगा M पर एक्ट करें? नोहा, नोहा कहाँ गायब हो जाती हो? मानसी तुम बताओ, जब O1 इसको ऑब्जर्व करेगा तो कौन कौन सी फोर्सेस? रिएक्शन और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फोर्स होती है मानसी? नहीं सर, मतलब ये तीन चीजें ऑब्जर्व करेगा। कौन कौन सी? सर mg और mg m। और एक नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये दो फोर्स ऑब्जर्व करेगा. और इसे Yes. लगेगा कि बॉक्स ऊपर जा रहा है क्योंकि ये तो ग्राउंड पर खड़ा है, इसे लगेगा एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो बॉक्स भी ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, राइट? सो जब आप इक्वेशन ऑफ Yes, sir. मोशन लिखोगे किस फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे? किस फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे? नॉर्मल रिएक्शन वाले को। नॉर्मल रिएक्शन वाले को पॉजिटिव लोगे. mg नेगेटिव लेंगे इज इक्वल टू ma, मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, n आ गया mg प्लस m. तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन. अच्छा, इसी नॉर्मल रिएक्शन को ना यार कभी कभी वो एपरेंट वेट भी कह देगा, तो कभी किसी क्वेश्चन में एपरेंट वेट आपसे कह दे तो डरना मत, यही कहलवा रहा है तुमसे, यही कैलकुलेट करवा रहा है. अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डू वन थिंग, सॉल्व इट फॉर अनदर ऑब्जर्वर लाइक ऑब्जर्वर रूट which is inside the box. Which is inside the box. This is mass m. Okay. So this is an elevator. It's going upwards with an acceleration a.
A box of mass m is placed inside the elevator. You have two observers, observer O1, which is on the ground. So this is on in an inertial frame. Observer O2 inside the elevator. This O2 is in non-inertial frame. This is in non-inertial frame. आपको normal reaction calculate करना है for both the observers, O1 के लिए भी और O2 के लिए. ये जो ऑब्जर्वर O1 है, ये क्या क्या ऑब्जर्व करेगा कि मास m का वेट है एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन है विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, मास m ऊपर जा रहा है विद सर्टेन एक्सीलरेशन है. तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, n माइनस एम जी इज एम ए, एम ए राइट में ले गया, n इज एम जी प्लस एम ए. ये नॉर्मल रिएक्शन है और इसी नॉर्मल रिएक्शन को ना एपरेंट वेट भी कहते हैं. अगर यहाँ कोई वेइंग मशीन रखी हुई हो देन दैट वेइंग मशीन will measure the normal reaction. Weighing machine normal reaction measure करेगी. इसी तरह से अगर मैंने O2 लिया ऑब्जर्वर, ये मास m रख दिया, O2 ऑब्जर्वर जब इसे mg को देखेगा तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्जर्व करेगा? सर mg ऑब्जर्व करेगा नॉर्मल रिएक्शन और ma डाउनवर्ड. वेरी गुड. n ऑब्जर्व करेगा. और इसके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा बॉक्स का, ये बताओ मुझे, ये इंटरेस्टिंग है. O2 बॉक्स को किस एक्सेलरेशन से जाता हुआ देखेगा? 0. अच्छा, यशिका क्या लगता है? दिव्यांशु कह रहा है 0. O2 ऑब्जर्वर के लिए बॉक्स का एक्सेलरेशन ऐसी होगा? फिर 0 ही होना चाहिए. 0 ही होना चाहिए. सबिया? सर 0 ही होगा. क्यों? इतने सारे लोग कह रहे हैं, सब गलत नहीं हो सकते. हाँ, अरे अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हुए हो ना, सर a होगा क्योंकि वो सेम ही उससे नीचे जा रहा है. अच्छा एक बात सोचो, ये कुछ ऐसा है कि एक लिफ्ट ऊपर जा रही है और आप ग्राउंड पर थे तो आपको दिख रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन है, तो लिफ्ट में जो कुछ भी है सब ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है. मैंने आपको उसी लिफ्ट में बिठा दिया. अब आपको जो लिफ्ट में सामने आदमी खड़ा हुआ होगा वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा विद एन एक्सेलरेशन है या आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में? हाँ जी मानसी, क्या होगा बताइए? सर रेस्ट पे होगा. रेस्ट में आ जाएगा ना, तो आपके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा? सर 0. एक्सेलरेशन. तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे n माइनस एम जी इज m into 0, so your n will be equal to mg. Normally action mg के इक्वल है. So देखो विदाउट सूडो फोर्स मैं ले रहा हूं तो गलत हो रहा है. एग्जैक्ट आंसर ये है mg प्लस m है, लेकिन विदाउट सूडो फोर्स क्या आ रहा है? mg आ रहा है. इट्स अ रॉन्ग आंसर. इसीलिए मैं कह रहा था इट्स रॉन्ग. Without pseudo force will get wrong answer. बिना pseudo force के आपको कोई करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. You will get a wrong answer without pseudo force. But if we have pseudo force, अगर pseudo force आप कंसीडर कर लो, so this is your observer O2. This is box of mass m. Elevator is going upwards with an acceleration है. मतलब बताओ कि इस मास m के बॉक्स पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी? वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, नॉर्मली एक्शन अपवर्ड्स एक्ट करेगा. नोआ सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? सर ये O2 के रिस्पेक्ट में है ना? हाँ. नोआ सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड. मोशन कहाँ हो रहा है नोआ? डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ. फ्रेम अपवर्ड्स आ रहा है. अब ये स्टेटमेंट पढ़ना जरा, जोर से पढ़ना ताकि मैं सुन लूं. ये पढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो. Direction of pseudo force is opposite to that of motion of plane. हाँ, अब बताओ मुझे सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? Downward. अब इतने जल्दी भूल जाते हो, सुनते ही नहीं हो ना. भूलता तो आदमी तब है जब आदमी सुनता है. अब मैं वीडियो ऑन करने के लिए अभी तो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे जिस पे शक होगा ना मैं उसकी वीडियो ऑन करवा लूंगा और पीछे पड़ जाऊंगा. मैं बिना वीडियो ऑन कराया मैं फिर पढ़ाऊंगा नहीं. अब जो रिस्पॉन्ड कर रहा है मुझे उससे परेशानी नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मुझे उस पर शक है कि वो पता नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इधर उधर टहल रहा है, तो वीडियो ऑन करवा लूंगा अभी. तो ये सूडो फोर्स है. आप और एक्सेलरेशन कितना है सबिया फॉर ऑब्जर्वर O2 मास m का? Sir 0. 0 एक्सेलरेशन है. तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा, अपवर्ड्स पॉजिटिव n माइनस mg माइनस f सूडो
is mass of body multiplied by acceleration, which is 0. तो यहाँ normal reaction आ गया, it's mg plus f pseudo. तो ये normal reaction आ गया, which is mg, pseudo force is m. It's mg plus m ना, तो ये normal reaction है. चलिए इतना लिख लीजिए. तो आपको ये अंदाजा लगना चाहिए किस ऑब्जर्वर के लिए सूडो फोर्स लेनी है. अगर सूडो फोर्स नहीं लिया तो क्या इफेक्ट आएगा, वो सब आपको इस क्वेश्चन से सीखना है. करिए इसे और मुझे बताइए जहां डाउट्स और डिस्कशंस हो आपके. सर बट सूडो फोर्स की तो वैल्यू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ही होगी ना. हाँ, लेकिन एक्सीलरेशन किसका, चलो ये भी पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो. किसका सर एक्सीलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम का. तो यहाँ फ्रेम क्या है, एलिवेटर ना. यस सर. तो एलिवेटर का एक्सीलरेशन लिया. ठीक है. इस वेडनेसडे ट्यूटोरियल हुआ था आप लोगों का? नो सर. इस वेडनेसडे नहीं हुआ था. लास्ट ट्यूटोरियल में आपने क्या किया था, लास्ट ट्यूटोरियल जो हुआ था आप लोगों का? सर सूडो फोर्स के ऊपर एक दो क्वेश्चंस किए थे. सूडो फोर्स की. और सर उससे पहले आपने जितना करवाया था उतना किया था फ्रिक्शन के अलावा. ओके. ओके देवेन. वहाँ आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या बार बार? Yes, sir. जब ऐसा हुआ करे ना मुझे बता दिया करो, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा. तो ब्रॉडबैंड कम बैंडविड्थ खाता है. थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा तो फिर मैं ऑन भी कर लूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं
फ्रेम का एक्सीलरेशन इज जीरो, राइट देवन? आप कह सकते हैं कि आपका, आप ऐसे कहोगे 0 फोर्स जीरो है, दैट मींस आपका ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में, उस फ्रेम में एक्सीलरेशन जीरो, उस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो। जैसे आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, कोई सूडो फोर्स ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हो फ्रेम जो है जहां भी वो खड़ा हुआ उसका एक्सीलरेशन जीरो। अब ना एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार। सो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना मत, जस्ट क्वेश्चन नंबर लिख लो, एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा टाइम बचेगा। बट मैं चाहता हूं आप एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को और ये समझने की कोशिश करो कि ये आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में आप खुद लिख लोगे इसको। 5.36 ऑफ एनसीईआरटी। पढ़ो क्वेश्चन और ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं। मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 डेढ़ मिनट दे रहा हूँ, आप पढ़िए। 52 हो रहे हैं, 53 पर हम स्टार्ट करेंगे, बट एटलीस्ट आप पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको। और एटलीस्ट ये ट्रक बना लो, क्वेश्चन मत लिखो, ट्रक बना लो। जो जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिखने की कोशिश करो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ लेना, दैट मीन 60% आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। बड़ा क्वेश्चन, 1 मिनट हो गया। देखो स्पेसिफिकेशंस में मार्क करना शुरू करता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है। ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस। तो ये जो बॉक्स है, ट्रक बना लेते हैं ना दोबारा से। अरे अरे अरे, अरे। तो पहले तो एक ट्रक बना लेते हैं। ये ट्रक है, इधर जा रहा है, ये रहे टायर, और ये ट्रक इधर एक्सिलरेट कर रहा है विथ सम एक्सिलरेशन है। और भाई ये ट्रक ओपन है, मैंने इसको बंद कर दिया। ओपन ट्रक है यहाँ से, और यहाँ एक बॉक्स रखा है। मास ऑफ द बॉक्स इज 40 kg। पहले जो गिवन डेटा है ना उसे लिखा करो। 15 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.15। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.15। The truck starts from rest and accelerate with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताओ, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये देख रहा है इस बॉक्स को, क्या लगता है इसे, क्या बॉक्स कोई सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? करेगा। कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? ट्रक के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। तो ये बॉक्स यहाँ सूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर जाएगा। अब ये तो फ्रिक्शन भी तो है, तो जब ये बॉक्स पीछे मूव करेगा तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगी। इस बॉक्स पर एक फ्रिक्शन भी एक्ट कर जाएगा राइट साइड डायरेक्शन में। और क्या एक्ट कर रहा है? देखो बॉक्स का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स विच इज 40 g। बॉक्स पर एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है विच इज अपवर्ड्स।
अब आपको बॉक्स का एफबीडी बनाना है आपको और ये बॉक्स अगर पीछे जा रहा है तो डेफिनेटली ये बॉक्स किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, उस एक्सेलरेशन को मैंने A1 कह दिया। पहली चीज, A1 acceleration and acceleration of the truck are two different things. Okay? A1 acceleration and the acceleration of truck दो अलग अलग चीजें, प्लीज मिक्सड अप मत करना। ट्रक कुछ और एक्सेलरेशन से जाएगा, बॉक्स किसी और एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा। तो मेरा पहला टास्क है ये A1 निकालना। तो A1 निकालने के लिए मुझे पहले ना फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं फ्रिक्शन निकाल के रख लेता हूँ। फ्रिक्शन होगा म्यू एन। म्यू कितना है? 0.5। एन में लिख दूं सर यहाँ m0। पे जो फ्रिक्शन है सर स्टैटिक फ्रिक्शन है। नो, काइनेटिक। हाँ सर। बॉक्स मूव कर गया। So 0.15, mass of the box is 40 kg, g is 10, 0.15 into 4 60 होता है, तो 0.660 हो गया। ऐसे 60 न्यूटन हो जाएगा ना? सही मल्टीप्लाई किया मैंने? हाँ सही है ना? सो ये फ्रिक्शन आ गया विच इज 60। बॉक्स पे 60 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। सो दिस इज द बॉक्स। यहां पर एक्सिलरेट कर रहा है A1 से, ये सूडो फोर्स एक्ट कर रही है, ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन ट्राई करेगा? यशिका बताओ मुझे बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा इस बॉक्स के लिए? सर FP माइनस F इज इक्वल टू A1। बस मुझे ऐसे रिस्पॉन्सेस मिल जाए ना तो देखो कितना अच्छा लगता है। 40 इंटू A1। सूडो फोर्स कितनी है? अच्छा सूडो फोर्स तो निकाली नहीं। सूडो बता दो मुझे कोई, कौन बताएगा मुझे? अक्षत बता देगा। अक्षत सूडो बता दो कितनी है? अरे अक्षत सूडो फोर्स 80। 80 है ना? मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, दैट्स 80। रख दो यार, सब कुछ रख दो यहाँ पर ना। सूडो फोर्स की वैल्यू रख देते हैं 80, फ्रिक्शन रख देते हैं 60, 40 इंटू A1, तो ये आ गया 20 is 40 A1। A1 is 1/2। अच्छा मेरी ना एक एडवाइस और याद रखना, टेक्स्ट बुक से शॉर्टकट्स मत देखना। बड़े अच्छे लगते हैं, सॉल्यूशन देखकर 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, लेकिन एग्जाम में हर क्वेश्चन पर वो एप्लीकेबल नहीं हो। तो मेथड्स वो यूज करो जो बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। तो मैं शॉर्टकट्स नहीं यूज करता, मैं इसको कुछ कम स्टेप्स में सॉल्व कर सकता था, बट वो स्टेप सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होते और के लिए आप नहीं कर पा रहे। तो ट्राई टू यूज प्रॉपर मेथड ताकि आप सोच पाओ न्यूमेरिकल्स। ये आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा अब इस बॉक्स को नीचे गिर जाना है। ये बॉक्स नीचे गिर जाएगा 15 मीटर डिस्टेंस कवर करके। कितने टाइम में ये बॉक्स करेगा? सो दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स। अच्छा अब तो इजी पार्ट है। अब आप एक काम करो, इतना लिखो, एटलीस्ट इतना लिखोगे तो एक क्वेश्चन दिमाग में बैठेगा आपके कि ये कह क्या रहा है। सर 5 मीटर अवे प्लेस्ड है। 5 पर है? हाँ सॉरी 5। अब आप लो, जब आप इतना लिख लो सॉल्यूशन, तो आप ये सोचना कि ये 5 मीटर बॉक्स तो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, 5 मीटर कवर कर कर गिरने में से कितना टाइम लगेगा?
प्लीज सिर्फ कॉपी मत करना सॉल्यूशन, सिर्फ कॉपी मत करना, आप खुद करिए, जहां आपको हेल्प की जरूरत हो वहां मुझे बता दो। इसके बाद विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन। सर एफ सूडो माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 40 A1 में कौन सा वो लगा है मैंने मामला? F is equal to ma। ओके सर। सर इसमें कोई वेलोसिटी तो नहीं है ना हमारे पास जिससे हम टाइम निकाल सकें? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट कर रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी होगी। s is ut plus half ad स्क्वायर यूज कर, हाँ फिर तो हो जाएगा सर, वही वेलोसिटी कंफ्यूज हो रेस्ट रहा से था। स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी। चलो टाइम कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो इतना तो दिव्यांशु ने डिस्कस करते करते हिंट दे दिया सबको। मुझे वो टाइम कैलकुलेट करके दिखाओ जब ये बॉक्स नीचे गिर जाएगा, ऊपर है ना, धीरे धीरे पीछे जाएगा, गिर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी बॉक्स की 0, 5 मीटर कवर करना है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया। मुझे टाइम प्लीज कैलकुलेट करके दिखाओ कितने टाइम के बाद ये बॉक्स गिरेगा। गुड दिव्यांशु, वेरी गुड अक्षत। और आंसर्स? नम्रा कुछ गड़बड़ है, मानसी सही है। नम्रा चेक करो प्लीज, एक्सेलरेशन गलत ले रही हो ना। मानसी ठीक आ रहा है। नोहा, सबिया, यशिका क्या हुआ, इतना टाइम लगेगा? ठीक है यशिका, गुड। नम्रा गड़बड़ है। नोहा गुड। सबिया, सबिया तुम अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो, ये अभी गलत नहीं होना चाहिए। Let t be the time interval after which box falls। तो आप ये यूज कर सकते हो, s is ut plus half at square। I'm writing this equation for the box, not for the bus। तो बॉक्स इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, displacement that box would cover would be 5 meter। When you do all these substitutions, so 5 is u, which is 0, plus half, acceleration is half into t square, so 5 into 4 is t square, so t get root over 26, root 20। अब मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे वो टाइम निकालना था जब बॉक्स गिरेगा ना, तो बस अपनी जगह थोड़ी ना होगी, तो बस तो आगे चली गई होगी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉक्स बाय बस इन दिस टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन दिस टाइम। सर मतलब समझ नहीं आ रहा इस लाइन का मतलब, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक? अब देखो, ये जब t इक्वल टू 0 टाइम था, है ना, जब ट्रक आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब ट्रक आगे चलना शुरू करेगा तभी तो बॉक्स धीरे धीरे पीछे जाएगा, है यस ना। तो मान लो ट्रक यहाँ पहुंच गया, ट्रक जब बॉक्स पीछे जा रहा है इसका मतलब ट्रक आगे जा रहा है, तो जब ये बॉक्स गिरा होगा तो ट्रक ने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, यस सर। मुझे वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ऐसी होगा ना, आपने बैठा, आप एक ट्रक में आप बैठे, आपने बॉक्स रख दिया, ट्रक ने चलना शुरू किया, कुछ किलोमीटर के बाद बॉक्स गिर गया, तो ट्रक ने भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ओके मानसी, यस सर। गुड नोआ, अब सही आ रहा है। तो आप इसको ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख लो। अच्छा बताओ, ये इक्वेशन आप लिख किसके रहे हो? दिस इज फॉर द बस और दिस इज फॉर द बॉक्स? फॉर द बस। फॉर द बस और द ट्रक, है ना। अच्छा ट्रक है।
बस नहीं है, ट्रक है, ट्रक। रख दो ना सब कुछ। ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 2 टाइम रूट 20 लगा 0 स्क्वायर। ये आईटी का पुराना क्वेश्चन है, जब आईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था, बहुत टफ हुआ करता था, तब का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने डाला हुआ। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंसेस में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कई टॉपिक्स एक साथ यूज करेंगे। चलिए इसे लिख लीजिए, यहां से लिखना शुरू करोगे आप लोग। सो दैट वाज अबाउट सूडो फोर्स एंड क्वेश्चंस ऑन सूडो फोर्स। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। हाँ जी, लिख लिया। Yes, sir. Okay, good. So this thing is over. अब नेक्स्ट देखिएगा। So that was all about pseudo force. अब कॉन्सेप्ट आ गया, आपको यूज करना आ गया, एप्लीकेशंस बहुत है, बहुत है। इंक्लाइन प्लेन कहीं भी सूडो फोर्स लगा देगा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा ऑब्जर्वर रखा हुआ कहां था। सूडो फोर्स के बाद जो लास्ट टॉपिक है सर्कुलर लॉस ऑफ मोशन में, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन ना चैप्टर नंबर 4 में भी था, जो मैंने उस टाइम नहीं कराया था, पता था यहाँ तक आते आते तुम सब भूल जाओगे। सो दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। तो इसे यहाँ ऐड करते हैं। तो ये पार्ट तो चैप्टर नंबर 4 का है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में भी आपको सर्कुलर पढ़ना है, तो मैंने इसीलिए स्किप कर दिया था कि सब एक साथ आ जाएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आता है ना, सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू। जो कुछ भी आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, उन सब पे एंगुलर एंगुलर लगाते चले जाओ। देखो कितना आसान काम। आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो ना स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। So this is body is moving on a circular track, A point से लेकर B point तक आ गया, ऐसे गया। This is the center of the track, ये आ गया, और ये कुछ एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। तो जब ये A से B तक आया, कुछ एंगल कवर किया ना इसने, बॉडी ऐसे घूम रही है सर्कुलर ट्रैक पर, A से लेकर B तक आ गई, कुछ एंगल कवर किया, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So what is angular displacement? That's angle swept by radius vector. Radius vector जो भी angle cover करेगा, that angle is known as angular displacement. Angle swept by radius vector is known as angular displacement. ये जो भी angle है, this is radius vector, हाँ, ये radius है आपका, ये direction होता है radius है, center से दूर। तो यहां से लेकर यहां तक आया, जो एंगल कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इट्स एन एक्सियल वेक्टर। ये बहुत ढंग से सुनो सभी, देखना ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये ए से बी आ गई, सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए, बट एक्सियल वेक्टर्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं होता। इसका जो डायरेक्शन होगा ये होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सियल वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट करता है। देखो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, राइट हैंड लो, जैसे ये बॉडी मूव कर रही है ना ए से बी, वैसे अपनी फिंगर कर्ल करो, करो जरा ये काम।
तो ऐसे करो, राइट हैंड लो, जैसे जैसे ये बॉडी मूव कर रही है अपना हाथ ऐसे कर्ल करो और बताओ मुझे कि तुम्हारा थंब कहाँ जा रहा है, अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड जा रहा है। अगर इनवर्ड, लैपटॉप की स्क्रीन पर इनटू द प्लेन ऑफ द लैपटॉप जा रहा होगा, इनटू द प्लेन ऑफ योर मोबाइल फोन जा रहा होगा, है ना? तो वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है। तो अभी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर दिस केस इट्स इनवर्ड्स। Direction of angular displacement is inwards. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ इनवर्ड चला जाएगा। तो याद रखना इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो क्रॉस है ना ये इनवर्ड शो करता है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, इफ बॉडी इज रोटेटिंग इन दिस वे, अगर ऐसे जा रही है, बी से ए जा रही है, ऐसे घूम रही है, क्या लगता है अक्षत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? गुड नम्रा। अक्षत डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर आउट Outwards. Angular displacement would be outwards. This is outwards. सर ये वाला मेरे को समझ नहीं आया कि राइट हैंड से कर्ल करने से कैसे पता चल रहा है। राइट हैंड लो, घुमाओ, थंब देखो अपना कहाँ जा रहा है। जैसे ये कर्ल कर रहा है ना स्क्रीन पर, ऐसे कर्ल करो, बताओ थंब कहाँ जा रहा है तुम्हारा? अपना मोबाइल फोन पर दिख रहा है ना सर्कल, यस जैसे सर, जैसे दिख ये रहा है। कर्ल कर रहा है वैसे कर्ल कर दो और बताओ मुझे तुम्हारा थंब कहाँ जा रहा है? इनटू द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन जा रहा है। हाँ सर जा रहा है। So that is the direction of angular displacement. अब दोबारा एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो, अब बताओ थंब कहाँ जा रहा है? ऐसे कर्ल करो, सर एंटी बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, सो आउटवर्ड्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस यस सर। इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट रेडियन है। रेडियन एसआई यूनिट, डिग्री विग्री हम यूज नहीं करते, रेडियन यूज करते हैं। एक चीज और याद रखना, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector but large angular displacement is not a vector. Large angular displacement vector नहीं होता because it does not follow commutative law of vector addition. ये वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो आप लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नहीं कहोगे, आप लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर होगा, कम्यूट नहीं करता। कम्यूट मींस अगर वेक्टर है ना तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ऑर्डर चेंज करने पर वेक्टर एडिशन फर्क नहीं पड़ता, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूट नहीं करता, इसीलिए आप कहोगे दैट इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। लिखिए इसको इतना। सर बट ये कौन से एक्सिस के अराउंड रोटेट करी समझ नहीं आया। ये एक्सेस इनवर्ड्स जा रहा है, आप पेन लो, है ना, अपना पेन इनवर्ड्स रख दो और उस पेन के अराउंड घूम रहा है, सो एक्सिस इज इनवर्ड्स। दूसरा वाला एक्सिस बाहर आ रहा है, अपना पेन लो बाहर रख दो, उसके अराउंड घूम रहा है।
सर तो इसमें एक्सिस और डायरेक्शन सेम ही है ना? हाँ। इनवर्ट या आउट? ओके, लिख लिया हो तो बताओ मुझे। रिटर्न सर। चलो, इसके बाद जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो एक बॉडी ए से बी तक गई, इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज डी थीटा। तो ए से लेकर बी तक जाते जाते ना, ये कुछ लीनियर, सॉरी छोटा कर दो, ये जब ए से बी जा रहा है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये दिखाना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। जब ए से बी जा रहा है, इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया डी थीटा, रेडियस वेक्टर आर है। तो यहाँ जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ना ए से लेकर बी तक, दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वुड बी डीएल। ये डीएल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक जाने का, रेडियस वेक्टर आर। सो जहां भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होगा, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो आप लिख सकते हो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा डीएल, दैट इज डी थीटा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं, किसी को याद है ए क्रॉस बी अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या रिलेशन होता है? सबसे क्वेश्चन है, किसी को याद है ए क्रॉस बी कैसे ओपन करते हैं? साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। जब आप इसे ओपन करोगे, देन डीएल इज डी थीटा इंटू आर इंटू साइन 90। So it's r d theta now. This is dl, it's r d theta. So linear displacement is radius of the path multiplied by the angular displacement. r d theta is this. अच्छा, so ऐसे आप क्रॉस कर सकते हैं। अब साइन देखो 90 डिग्री क्यों आ रहा है? क्योंकि बताओगे मुझे, बॉडी इज गोइंग क्लॉकवाइज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? बॉडी इज गोइंग क्लॉकवाइज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? Inward. Inwards, हाँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड्स, रेडियस इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो एक वेक्टर तो आपके कॉपी के प्लेन में, एक वेक्टर इनवर्ड जा रहा है, दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना होगा? एक तो आपकी कॉपी में रेडियस और एक आपकी कॉपी के परपेंडिकुलर है, डी थीटा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, दैट्स व्हाई साइन 90।
तो याद रखना कि लीनियर, अगर आपको एंगुलर दिया और आप लीनियर निकालना चाहते हैं तो एंगुलर को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट लीनियर। और इसका अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो टेंजेंशियल होगा। डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट is tangential to circular path. Tangential to circular path. लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल जाएगा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, दैट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमेशा लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल होता है। इसे भी लिखिए। देन विल डू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसमें डाउट्स बताइए। सर मुझे नहीं आया समझ से कैसे परपेंडिकुलर हो रहे हैं। अच्छा, तुम दो पेन है मानसी, दो पेन है आसपास? एक पेन को उठाकर मानसी अपनी कॉपी पे रख दो, लाइक अगर ये आपकी कॉपी है ना, एक पेन को उठाकर ऐसे कॉपी पे रख दो, ठीक है। दूसरा पेन अपनी कॉपी के ऐसे परपेंडिकुलर रख दो। अब देखना जरा दोनों में एंगल कितना है। यस सर 90 डिग्री आ रहा है सर, बट यहाँ पे डी थीटा मतलब ऐसे वेक्टर नहीं है, वो एंगल है उन दोनों का, तो वो कैसे हो रहा है। हाँ, सो अभी ये देखो, ये क्या लिखा था हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था मानसी? सर इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, तो आपने इनवर्ड्स रखा है एक पेन, राइट। और दूसरा वेक्टर कौन सा है, तो ये जो थीटा है आपका, यही तो इनवर्ड्स है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज यस इनवर्ड्स। सर। दूसरा वेक्टर आपका रेडियस है। क्लियर हुआ? यस सर। लिखिए। सर ये वाला डायग्राम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक सर्कुलर ट्रैक है दिव्यांश, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पर एक बॉडी क्लॉकवाइज घूमकर ए से बी आ गई, ठीक। कुछ तो एंगल कवर किया होगा इसने, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना आया। इसका डायरेक्शन क्या होगा दिव्यांशु, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? इनवर्ड होगा सर। इनवर्ड्स होगा। अब ए और बी के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ भी तो होगा जिसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। यस सर, यस सर। एक मिनट, एक शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा जिसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का? टेंजेंशियल होता है। यस सर। यही तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लिखो। यस, बताइए। तो सर वो जो रिलेशन लिखा है वो वैसे लिखा है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। हाँ, इनटू रेडियस वेक्टर, यस। और इन दोनों में एंगल देखो, एक इनवर्ड्स है एक इन द प्लेन है, तो एंगल 90 डिग्री। यस सर, यस सर। चलिए लिखिए। ओके, आज तो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी 2 लेक्चर्स का होता है, मे बी नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर्म। So if you have angular displacement, आप उसे रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will have linear displacement. So linear displacement is r into angular displacement. हाँ जी, clear है ना? Yes, sir. यस सर। Okay, so let's stop here. Next class में से continue करते हैं।
मे बी सैटरडे, अगर वेडनेसडे ट्यूटोरियल नहीं हुआ था तो मैं सैटरडे एक ट्यूटोरियल रखवाता हूँ आपका, जिसमें सूडो फोर्स और कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्शन वगैरह से भी हो जाएंगे।